हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हरियाणा बोर्ड के लिए 2023 के पेपर के लिए बताने वाला हूं ये सारे, और सभी के आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करा रखे हैं, तो आंसर्स के साथ आप कर सकते हो। ये सारे एमसीक्यू आपको वेबसाइट पे लिखे हुए मिल जाएंगे cclchapter.com। गूगल पे सर्च करना CCL चैप्टर, आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है ना लिखे हुए से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसको प्रैक्टिस करनी हो याद करने हो कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियोस में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन वीडियो को पॉज करो और उसके बाद में आप मैं आंसर शो करूंगा, तो तब तक जो है आप वीडियो में जो है क्वेश्चंस का आंसर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये आंसर रहेगा, और उसके बाद आपको पता भी लग जाएगा कि आंसर क्या रहेगा, ठीक है। चलो, ये प्रैक्टिस कर जिसको करनी है वो कर सकते हो। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को ये बोलते हैं कि भाई आप ये टिक 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 10 सेकंड का टाइम होगा और उसके बाद आप ऐसे आंसर दिखाना। भाई इतने सारे क्वेश्चन कराने लग गए ना, 1 घंटे में निपटेंगे ये। और फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता, तो वो बोलेंगे क्या 10 सेकंड और वेस्ट हो रही है। तो वो चक्कर होता है, इस वजह से मैं वो चीज़ें नहीं करता, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। और हाँ, क्लास 11 के आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी सब्जेक्टों के भी देखने हैं, फिजिक्स के भी बाकी जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक मिलेगा, उसको चेकआउट कर लेना। वहाँ उस वो एक प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें आपको क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट के हरियाणा बोर्ड के 2023 के पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। Three balls projected upward with the same initial speed at angle theta 30 degree, 45 degree and 60 degree respectively. Let the range of the ball be expressed by r theta then। तो हमें जो है यहाँ पे वैल्यू बतानी कौन सी ज़्यादा कौन सी कम होगी। तो यहाँ पे हमारा r30 जो है ज़्यादा होगा r45 से, वो ज़्यादा होगा r60 से। r60 ज़्यादा होगा r45 से, और ये ज़्यादा होगा r30 से। r45 ज़्यादा होगा r30 से, r45 से r60 ज़्यादा होगा। तो इनमें से कौन सा हमारा आंसर रहेगा? तो हमारा आंसर रहेगा R45 ज़्यादा होगा R30 से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलो, जिनके ऊपर ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है समझ जाओ, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं ना मैंने एमसीक्यू के, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, सो इनको आप अच्छे से करना। कोई भी मैंने अपने पास से ऐसे रैंडम कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं किया। जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही हैं। The following particles are moving with the same velocity. The particle with the maximum momentum is। तो कोई पार्टिकल मैक्सिमम मोमेंटम में मतलब कितना है उस किस पार्टिकल में होगा? बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन। तो वो होता है अल्फा पार्टिकल में। In elastic collision, both momentum and kinetic energy are conserved. Both momentum and kinetic energy are not conserved. Momentum is conserved and kinetic energy is not conserved. Momentum is not conserved and kinetic energy is conserved. तो कौन सा रहेगा हमारा? हमारा रहेगा दोनों के दोनों कंजर्व होते हैं। बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। ये थोड़ा सा ज़्यादा पूछते हैं। इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, तो एक परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन होता है, तो उसके अंदर क्या होगा? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहेंगे। बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर नॉट कंजर्व्ड। मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो कौन सा रहेगा हमारा? हमारा रहेगा मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी। चलो ये सेम सा ही क्वेश्चन, सेम सी लॉजिक पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यू का। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज आर कंजर्व्ड। एक इलास्टिक कोलिजन होता है दो बॉडीज के बीच में, तो इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कंजर्व होगी? काइनेटिक एनर्जी ओनली, मोमेंटम ओनली, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, नन ऑफ द अबव। तो कौन सी होगी? दोनों की दोनों। मतलब ये सेम सा है। देखो ये पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, इलास्टिक कोलिजन वाला, ये दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे क्वेश्चन बदल दिया गया थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। When the momentum of body is increased by 3 times, its kinetic energy becomes, कितनी हो जाती है? Twice, half, 4 times, 9 times। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जो है ना कई बार जो है फिल इन द ब्लैंक में, कभी कभी 1 मार्क्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये वाला, और आप देखोगे तो आया हुआ है ये ऑलरेडी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है ध्यान रखना है इसका, मतलब किस हिसाब से कैसा फार्मूला लग के क्या सीन हो रहा है वो ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा 9 टाइम्स। Two objects A and B of masses 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। दो ऑब्जेक्ट हमारे 5 किलो 10 किलो के, और दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो द रेशो ऑफ देयर मोमेंटम, मोमेंटम की रेशो क्या होने वाली है? 1:1, 1:5, 10:5, 1:2। तो क्या रेशो रहेगी? 1:5 रहेगा हमारा। सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला, सेम कंसेप्ट, बस इक्वेशन की वैल्यूज बदल दी गई हैं।
two bodies A and B of masses 2 किलोग्राम and 10 किलोग्राम respectively are moving with same velocity, और उनके मोमेंटम का रेशो हमको बताना है। क्या रेशो रहेगा? 1:1, 1:5, 5:1, 1:25, 1:5 रहेगा। 1 किलोवाट आवर इज इक्वेलेंट टू, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है इनमें से? 10⁻⁻7 जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 4.186 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो कितना होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। केपलर थर्ड लॉ रिलेटेड टू द प्लानिटरी मोशन इज, तो क्या है वो थर्ड लॉ की जो इक्वेशन है वो बतानी है हमको, इनमें से कौन सी है? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर 3/2 के। तो क्या आएगा? आर 3/2 वाला हमारा आंसर रहेगा। पिक आउट द वन वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट, इसमें से देखो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आते, आपको बस ये पता होना चाहिए कौन से स्केलर होते हैं, कौन से वेक्टर होते हैं, वो बताना है बस। और उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए भाई स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू टाइप में, वैसे नहीं आते बड़े क्वेश्चन, कोई खास इज्जत है नहीं यूनिट्स की, बस इधर से ही आते हैं थोड़े से। वेक्टर क्वांटिटी बता दो इनमें से कौन सी है? टेम्परेचर, इम्पल्स, करंट, चार्ज। तो कौन सी है? इम्पल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन। तो कौन सी है स्केलर क्वांटिटी? डिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी? इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वर्क, फोर्स। तो कौन सी है इनमें से? वर्क। One end of a string of length L is connected to a particle of mass M and the other to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle जो कि डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर है, तो वो क्या होगा? जहां पर t जो हमें टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग दी गई है, तो चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। t माइनस एम वी स्क्वेयर बाई एल, टी प्लस एम वी स्क्वेयर बाई एल, 0। तो क्या आंसर रहेगा हमारा? टी आंसर रहेगा। अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट में है। इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, तो वो जो पावर है वो कितनी क्या रहेगी? तो टी की पावर 1/2, टी की पावर 3/2, टी स्क्वेयर। तो कौन सा रहेगा हमारा? टी रहेगा, अकेला टी बस। A body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power. Its displacement in time t is proportional to, किसके प्रोपोर्शनल रहेगा वो? t की पावर हाफ, t की पावर 3/2, t स्क्वायर। तो किसके बराबर है? t की पावर 3/2 के। In considering motion of an object under the gravitational influence of another object, which of the following quantity is conserved? तो इसमें कौन सी जो क्वांटिटी है वो कंजर्व रहेगी? एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो वो कौन सी एनर्जी या मोमेंटम है? एंगुलर मोमेंटम हमारा जो कंजर्व रहेगा। A body enter in the gravitational field of the earth from external atmosphere. The potential energy of the earth body system, तो उसके साथ क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के साथ will increase, will decrease, will remain unchanged, none of the above। तो ये देखो ये वाला जो है ना बहुत आया एग्जाम में, मतलब गदर मचा रखा था इस वाले एमसीक्यू ने, मतलब लगभग 5-6 बार आ चुका है यार, ऑलमोस्ट हर एक पेपर में मिला है। ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब हर पेपर में तो नहीं, बिल्कुल लगभग मिला है हमको। तो देखो ये वाला एमसीक्यू का कंसेप्ट भी बहुत ईजी है। आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कि एक बॉडी है जो, मतलब ये हमारी अर्थ है, मान लो सरफेस है, उसको बाहर से फेंका गया है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या चेंज रहेगा। अब ये बताओ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है सरफेस पे? जितनी होती है, तो ऊपर जो है उसके रिवर्स होगी। अब इसकी साइड आ रही है, तो उसकी साइड में आपको इम्पैक्ट बताना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज़ है पूरी। तो आपकी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है ना मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है ना, यही तो होता है। और ऊपर जाओगे तो ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं हम लोग, तो वो क्या होगी? डिक्रीज होगी टाइम के साथ में। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। यही कंसेप्ट है ना आपका, तो इसी कंसेप्ट के बिहाफ पे ही आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये भी मतलब अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन भाई आ रहा है एग्जाम में, क्या करें। देखो इसमें हमें एक अल्टरनेटिव चूज करना है, अजीब से है, इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ। अज्यूम कर रहे हैं हम द अर्थ टू बी आ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, की यूनिफॉर्म डेंसिटी अर्थ की, उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी। द फॉर्मूला जी एम एम
ब्रैकेट में है 1/r² माइनस 1/r1, सॉरी r² नहीं है, r2 और एक r1 है हमारा, इज मोर एक्यूरेट देन द फॉर्मूला mg r2 माइनस r1। तो ये फॉर्मूला जो है ना हमारा, ये वाला जो है इस दूसरे वाले फॉर्मूले से ज़्यादा एक्यूरेट है। फॉर द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द 2 पॉइंट, दो पॉइंट के बीच की जो एनर्जी है उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला ज़्यादा एक्यूरेट बता रहे हैं। तो इन सारे आंसरों में ऑप्शनों को देखने के बाद आप बता सकते हो डी ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सारे गलत है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डज द एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड ऑन, किस चीज़ पे करती है वो? मास ऑफ बॉडी, द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, द हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च्ड। तो किस पे करती है वो? हाइट पे, कितनी ऊंचाई से लॉन्च कर रहे हैं। अब देखो हमें तो सरफेस, ये एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना है ना बस, तो उससे बाहर निकलने के लिए जितना ऊपर जा सके हम पहले ही, तो उतना बढ़िया रहेगा ना हमारे लिए। तो वही चीज़ है, हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इलास्टिक कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस। तो इनमें से कौन सा है? यंग्स मॉडुलस, पॉइसन्स रेशो, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस। तो कौन सा है? पॉइसन रेशो हमारा आंसर रहेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस नो हीट फ्लो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो वो कौन सा है? एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोक्रोनिक, आइसोकोरिक। तो कौन सा इनमें से एडियाबैटिक वाला है? एट वट कंडीशन रियल गैस अप्रोच आइडियल गैस बिहेवियर, किस कंडीशन पे वो आइडियल गैस के जैसा बिहेव करने लगती है एक रियल गैस? लो प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। तो किस कंडीशन पे होगी वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जाके ऐसा बिहेव करने लगेगी। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? रो जहाँ पे डेंसिटी है, वी यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड वाली है, तो इनके हिसाब से हमारा क्या इक्वेशन आनी चाहिए? 1/3 रो वी स्क्वायर, 1/2 रो वी स्क्वायर, रो वी स्क्वायर, 3/2 रो वी स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारा आंसर? 3/2 रो वी स्क्वायर। Two forces of 5 Newton each act at a point inclined at 120 degree with each other. The magnitude of vector addition of these forces, इनका जो वेक्टर एडिशन होगा इन फोर्सेस का वो क्या होगा? 0, 5 न्यूटन, 5 स्क्वायर रूट 3 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो क्या रहेगा? 5 न्यूटन रहेगा। A force of 98 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक ऑफ मास 20 किलोग्राम। कि 98 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया जिससे हम 20 किलोग्राम का एक ब्लॉक सरका पा रहे हैं, मूव करा पा रहे हैं ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमें दिया गया है ग्रेविटी के हिसाब से आपको निकालना है, क्या रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या रहेगा वो बताना है हमको, ठीक है। जहाँ पे ग्रेविटी हमको दे रखे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसके हिसाब से क्या रहेगा? 0.4, 0.5, 0.6 या फिर 0। तो क्या रहेगा हमारा? 0.5 रहेगा। यूनिट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इन एसआई सिस्टम इज, तो जो इनर्शिया की मोमेंट की यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो क्या होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन सेट 11B इज, तो जो रिवोल्यूशन है अर्थ के अराउंड में इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का वो क्या है? वैसे तो अभी सुनने में आ रहा है कि लास्ट यूनिट जो है आपकी 10th यूनिट है जो, तो वो वाली एग्जाम मतलब लास्ट है जो कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम वाली, वो वाली एग्जाम में नहीं आ रही है। तो उसको जो है देखो आए ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पेपरों में भाई एक आध क्वेश्चन आता है मुश्किल से ले दे के, उसका आते ही नहीं है पेपरों में, काटो ना काटो भाई क्या फर्क पड़ता है, ये क्वेश्चन है बस उसमें से, बाकी मिलेंगे ही नहीं तुम्हें क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग कोई, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई आए ना आए, क्योंकि वो पूछते वैसे भी नहीं है, कहने को बस तुम्हें झूठ बोल दिया कि नहीं आ रही है और आनी वो वैसे भी नहीं थी। तो ध्यान रखना उस चीज़ का, ठीक है। चलो कोई ना, एक क्वेश्चन है याद कर लेना इसको, 12 घंटे, 24 घंटे, 48, 30 घंटे, सॉरी 30 डेज, तो 24 आवर्स हमारा आंसर रहेगा इसका। अ पार्टिकल कंप्लीट्स सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी। तो इनका रेशो हमको बताना है, क्या रहेगा? π/2, π/4, 3π/4, पाई। तो कितना रहेगा? π/2। A particle completes semi-circular path of radius r, displacement traveled by particle will be, तो displacement क्या रहेगी? r/4, r/2, 2r, 4r। तो क्या रहेगी हमारी? 2r रहेगी। देखो बहुत आसान है, तुम में से आधों को तो ये भी समझ नहीं आ रहा होगा भाई चल क्या रहा है इन क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत प्यारे होते हैं। देखो ये क्या बोल रहे हैं, एक पार्टिकल है जो सेमी सर्कुलर पाथ में, रेडियस में, सेमी सर्कुलर क्या होता है? यहाँ से यहाँ चला, मतलब सर्कल यही होता है ना गोल वाला,
तो इसको डिस्टेंस को रेडियस को बोल रहे हैं आर है। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल विल बी, तो ये बोल रहा है सेमी सर्कुलर पाथ है, यानी कि यहाँ से ऐसे इसका जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये आर है हमारी, ये आर है, ये 2r हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत प्यारे प्यारे आंसर है। अगर तुम्हें आता है तो, नहीं आता है तो फिर क्या ही बोलूँ मैं तुमको, फिर तो अजीब सा लग रहा होगा कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। चलो, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, तो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया और जो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो क्या है? एंगुलर मोमेंटम कहते हैं उसको, टॉर्क कहते हैं, फोर्स कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको टॉर्क कहते हैं। इफ मास m एंड रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज r, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज, तो डायमीटर के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या रहेगी? 2/3 mr², 2/5 mr², 3/5 mr², 7/5 mr², तो 2/5 mr² हमारा आंसर रहेगा। द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, सेंटर ऑफ अर्थ, जब हम जहाँ पे मतलब ग्रेविटी क्या करती है, हमको अपनी साइड खींच रही होती है ना हर टाइम पे, हम पढ़ा होगा, आपने बुक में पढ़ा होगा। तो जब हम उसके सेंटर पे, जहाँ पे जाना है उसको खींच खींच के ले जाना है, जब हम वहां पहुंच जाएंगे उस समय हमारा वेट कितना होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। 0, इनफाइनाइट, स्लाइटली लेस देन एट द पोल्स, स्लाइटली लेस देन एट द इक्वेटर। देखो सेंटर पे पहुंचाना, उसका मेन टारगेट ही वहां तक पहुंचना है, तो वहां पे पहुंचने के बाद तो हम वेट गिन ही नहीं पाएंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहां वहीं तक तो पहुंचना, उसके बाद जब फोर्स ही नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे स्पेस में तैर रहे हो तुम, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्चुअल में फोर्स वहां पे 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई फीलिंग्स वहां पे नहीं रहेगी, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा हमारे ऊपर, तो हमारा वेट नहीं कंसिडर किया जाएगा वहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से जो है एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है? जूल, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट, तो कौन सी नहीं है हमारी? हमारी है किलोवाट वाली, क्योंकि ये जो है एनर्जी के अंदर नहीं आती हमारी, ये जो है ये बाकी की हमारी एनर्जी की यूनिट्स के अंदर आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल यूनिट, इनमें से फंडामेंटल यूनिट कौन सी है? बता दो भाई। वाट, न्यूटन, एम्पियर, जूल, सबको पता लग गया होगा यार, एम्पियर वाली है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल यूनिट, अब बताओ इनमें से फंडामेंटल यूनिट कौन सी नहीं है? एम्पियर, सेकंड, मोल, वाट, तो कौन सी नहीं है? वाट नहीं है हमारी। देयर इज एन एरर, ये देखो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल टाइप में 1 या 2 मार्क्स में भी आया हुआ है ऑलरेडी एग्जाम्स में कई बार, तो ध्यान रखना, अलग अलग वैल्यूज रख देते हैं बहुत बार ये, तो कंसेप्ट सेम रहता है, फॉर्मूला सेम रहता है। अब देखो, देयर इज एन एरर ऑफ 3% इन द मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ क्यूब, एक साइड ऑफ क्यूब नापने में 3% की एरर हो जाती है। द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी, तो इसकी जो वॉल्यूम गिनते टाइम में इसमें कितनी एरर होगी? तो 9%, 6%, 3%, 1%, तो कितनी रहेगी? 9% की एरर रहेगी। अब आपको देखो इसमें कुछ बड़ी माथाफोड़ी वाला काम नहीं है, एक्चुअल में हमने जो है स्फीयर का फॉर्मूला लगाया, इसकी हमने वॉल्यूम निकाली है, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाओ, और जो साइड की मेजरमेंट, साइड में एरर है 3% की, तो साइड की जगह पे ये 3% रखो और आपका आंसर निकल आएगा, कोई माथाफोड़ी वाला काम नहीं है। देयर इज एन एरर ऑफ 2% इन द मेजरमेंट ऑफ side of a cube, the percentage error in the calculation of its volume of the sphere will be 1%, 2%, 3%, 6%, तो क्या रहेगी हमारी? 6% रहेगा। द डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है इनमें से? ये आ जाता है कभी कभी, ध्यान रखना इसका, तो मतलब कोई सा भी दे देंगे वो, M1 या M-1 ऐसे करके कुछ भी दे सकते हैं आपको, ध्यान रखना है ऐसे, मतलब आपको यूनिट्स का पता होना चाहिए कौन से का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला उसके लिए। तो क्या ये फॉर्मूला किसका है वो पूछा गया है? फोर्स का, टॉर्क, पावर, मोमेंटम, तो किसका होता है ये? फोर्स का। अब सेम सा ही क्वेश्चन है MLT-1, वहां पे -2 था, यहाँ पे -1 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स, टॉर्क, पावर, मोमेंटम, तो ये रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम को। विच फ्रिक्शन इज मिनिमम, इनमें से मिनिमम फ्रिक्शन कौन सा है? सबको पता होगा। अब ये भी नहीं पता ना, तुम फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे भाई, फिर पास होने के लाले पड़ेंगे तुमको। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो कौन से वाला है हमारा? काइनेटिक फ्रिक्शन। विच फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वाला कौन सा है? स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक, नन, तो नन तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में होता ही नहीं है जनरली, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नन ऑफ द अबव, तो कैसा फोर्स है वो? कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स बता दो कैसा है? कंजर्वेटिव, स्यूडो फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो कौन सा है वो? वो हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आता है।
द लीनियर एक्सेलरेशन ए ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्स विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा देन। तो अल्फा के एंगुलर एक्सेलरेशन है जो कि उसके अकॉर्डिंग घूम रहा है, तो क्या इक्वेशन क्या रहेगी हमारी, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा, अल्फा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर अल्फा, आर इज इक्वल टू ए अल्फा। तो कौन सा हमारा आंसर रहेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज। तो क्या रहेगी, हाफ एम डब्ल्यू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, हाफ एम डब्ल्यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर, हाफ एम डब्ल्यू स्क्वेयर और ब्रैकेट में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, या फिर जीरो। तो कौन सी रहेगी हमारी, हाफ एम डब्ल्यू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर रहेगा, ए ऑप्शन हमारा रहेगा। If a process takes place in a system at constant pressure, the process is known as, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसके अंदर प्रेशर जो है हमारा कांस्टेंट होता है, आइसोक्लोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबार्स। तो क्या होता है ये आइसोबार्स होता है। ये सारी जो है ना 2-4 वर्ड की डेफिनेशन है, इनमें से याद कर लेना, 1 मार्क्स में पूछ रहे थे कभी कभी कि एडियाबैटिक कौन सी होती है, एडियाबैटिक डिफाइन करो, आइसोबार, आइसोक्रोनिक, थर्मल, मतलब क्या क्या कॉन्स्टेंट होता है वो ध्यान रखना तुम थोड़ा सा इनका। A body of mass m is moving on a circle of radius r with uniform velocity speed v. The centripetal force on body is, centripetal force का फॉर्मूला पता होगा तो तुम आराम से कर दोगे, एम वी स्क्वेयर बाई आर, एम वी आर, एम वी बाई आर, एम वी बाई आर स्क्वेयर। तो कौन सा रहेगा, एम वी स्क्वेयर बाई आर। The mean kinetic energy of a molecule of any gas at absolute temperature T is proportional to, किसके प्रोपोर्शनल रहेगा वो, 1/t स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर। तो किसके बराबर है, t के बराबर है। द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज, किसके बराबर होती है, यंग्स मॉडुलस 0, इनफाइनाइट 100। तो किसके है, इनफाइनाइट। The distance traveled by a particle is directly proportional to the square of the time taken. The acceleration of the particle is, तो acceleration of particle क्या है, increasing, decreasing, zero, constant। तो क्या रहेगा, constant। The linear velocity v of a body rotating about an axis with angular momentum omega, then तब क्या होगा, v is equal to आर अल्फा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी आर, आर इज इक्वल टू वी ओमेगा। क्या आंसर रहेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इफ अ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। देखो मैं बता रहा था अलग अलग स्टाइलों में पूछ रहे हैं, वहां पे हमें आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, इसमें वॉल्यूम पूछ ली, वॉल्यूम बता दो भाई किस में होती है, तो इस हिसाब से आपको याद करना है। चलो बता दो भाई आंसर क्या है इसका, तुम याद करोगे तो हो जाएगा तुमसे, इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, 2-4 इक्वेशंस ही है। और बड़े क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, सारी वीडियो बना रखी है, फिजिक्स कंप्लीट हो रही है इस वीडियो के बाद आपकी, ठीक है। सारी वीडियोस मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के, आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लेना। तो इसमें से आंसर क्या रहेगा, आइसोक्रोनिक रहेगा हमारा। द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, तो वो क्या रहेगा, जब वो टाइम पीरियड बताना हमको, तो टाइम पीरियड टी से डिनोट कर रहे हैं जिसको हम, तो वो किसके बराबर है, 2 पाई स्क्वायर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, 2 पाई स्क्वायर रूट जी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई स्क्वायर रूट वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई स्क्वायर रूट जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन वाला हमारा आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन आपका ये, और ये क्वेश्चन में हमसे जो है ग्राफ दिया गया है एग्जाम में, मतलब आते नहीं है जनरली, बहुत ही दुर्लभ केस है, एक ही एग्जाम मतलब एक ही पेपर में जो है ऐसे हमें ग्राफ देखने को मिला, नहीं तो मिलते नहीं है जनरली। इसमें क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो मूविंग कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो हमें इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है, कौन सा रहेगा। देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और यहाँ पे वेलोसिटी टाइम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब वेलोसिटी विद टाइम सेम जो है, मतलब कांस्टेंट रहेंगी दोनों चीजें टाइम के साथ में, वो दोनों चीजें, तो हमारा जो ये रहेगा आंसर ये वाला रहेगा, ए वाला हमारा ग्राफ बिल्कुल सही रहेगा, बाकी हमारे टेढ़े मेढ़े ग्राफ काम नहीं आने वाले। ये ग्राफ, ये एक चीज बता देता हूँ, ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस कर लेना, एग्जाम में आ रहे हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं ये, ठीक है। तो इनके ग्राफ्स कर लेना कि वेलोसिटी टाइम के रिलेशन ग्राफ, या फिर जो है एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन ग्राफ, अलग अलग टाइप के ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं, कर लेना इनको, कैसे बनते हैं वो ध्यान कर लेना इनको, ठीक है। चलो इसका आंसर ए है हमारा, और यही थे आपके आज के एमसीक्यू जो कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से उठा के लाया था। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखना उठा के, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, cclchapter.com पर अवेलेबल है, गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पे पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको हरियाणा बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्लास 11 के सारे सब्जेक्टों के, और साथ में जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखे हुए मिल जाएंगे।
और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना भाई, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं सर हमें ये वाली वीडियो नहीं मिली, हमने आपने मतलब हो क्या रहा एक्चुअल में, तुमने सब्सक्राइब तो कर नहीं रखा मेरे को। अब सब्सक्राइब नहीं करोगे क्योंकि वीडियो आ रही है बहुत सारी रोज की, कभी 10th की, कभी 12th की, कभी 9th की, कभी 11th की, ऐसे चल रहा है। अब आपने सब्सक्राइब कर नहीं रखा, आपको पता लगता नहीं है कि वीडियो कौन सी क्लास की आई है, तो भाई सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं कर रखा है, ताकि एग्जाम पे टाइम पे सारा जो है, मेरा प्लान तो ये है ऑलमोस्ट सारा सिलेबस करवाना है क्लास 11th का आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड कराऊं। तो जितनी भी वीडियोस आएंगी आपको बिल्कुल टाइम से मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं कर रखा, घंटी वंटी भी दबा डालना, ताकि कहीं पता लगे कि भाई घंटी नहीं दबा रखी थी, पता ही नहीं लग रहा। या फिर रोज चैनल पे विजिट करके देख लिया करो कौन सी नई वीडियो आई है, आपकी क्लास की आई है या नहीं आई है। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।